आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रॉबर्ट को उसके दोस्त जॉन की चिट्ठी मिली और उसने तुरंत ही अपना घोड़ा तैयार किया। फिर वो उस पर बैठकर रवाना हो गया। डिसूजा विला जॉन का पुश्तैनी मकान था। मकान क्या, वो एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसमें जॉन अपनी बहन कैथरीन के साथ रहता था। जॉन ने चिट्ठी में लिखा था कि उसकी बहन काफ़ी बीमार है और जॉन को हवेली में कुछ अटपटा महसूस हो रहा है। उसको ऐसा लगने लगा है जैसे 24 घंटे कोई उसे देख रहा हो, मानो हवेली में जान आ गई हो। इसलिए उसने जल्द से जल्द रॉबर्ट को अपने साथ आकर रहने के लिए कहा था। उसकी चिट्ठी मिलते ही रॉबर्ट निकल पड़ा था अपने घोड़े पर सवार। काफ़ी देर बाद वो डिसूजा विला पहुंचा। उसने देखा कि विला के आसपास एकदम मायूसी छाई हुई थी। हवेली के ऊपर काले बादल छाए हुए थे, मानो बरसात का मौसम हो, जबकि इंग्लैंड में गर्मी का मौसम चल रहा था। घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी मटमैला और काला था, बिल्कुल हवेली के ऊपर छाए हुए बादलों की तरह। हवेली में जगह जगह दरार पड़ गई थी। तालाब के किनारे उगने वाले पेड़ों पर अजीब तरह की सड़न छाई हुई थी। पूरा माहौल ही सड़न गलन का था। रॉबर्ट वहां पहुंचा और उसने अपने घोड़े को हवेली के नीचे मौजूद अस्तबल में बांधना चाहा, लेकिन घोड़ा था जो वहां रुकने को तैयार नहीं था। वो जोर से हिनहिनाया। किसी तरह रॉबर्ट ने उसे बांधा और सीधे ऊपर जॉन से मिलने के लिए जा पहुंचा। उस हवेली में बहुत सारे कमरे मौजूद थे और नीचे से ऊपर जाने के लिए कई सीढ़ियां थी। जब रॉबर्ट जाने के लिए कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि जॉन उसी का इंतज़ार कर रहा था। परेशान होकर उसने रॉबर्ट को बताया, कैथरीन को कैटिलेप्सी हो गई है। तो इस पर रॉबर्ट ने पूछा, कैटिलेप्सी, ये क्या होता है? इस पर जॉन ने बताया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर सुन्न पड़ जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते और अकड़ जाते हैं। हम अपनी मन मर्जी से उन्हें हिला नहीं सकते। इसके बाद जॉन रॉबर्ट को कैथरीन के कमरे में ले गया। वो अपने बिस्तर पर पड़ी थी किसी गुड़िया की तरह। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था जिसको जॉन ने नीचे करना चाहा, पर वो जोर से चीख पड़ी और बेहोश हो गई। रॉबर्ट ने गौर किया कि कैथरीन जॉन की जुड़वा बहन थी। उसकी शक्ल जॉन से हूबहू मिलती थी। खैर, वो दोनों कैथरीन के कमरे के बाहर आ गए। रॉबर्ट ने जॉन से पूछा, तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? तो इस पर जॉन ने कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऐसा कहकर वो उदास हो गया। फिर वो दोनों उसके कमरे में चले गए। रॉबर्ट ने सोच लिया था कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वो इस घर में ही रुका रहेगा। 3-4 दिन बीत गए। एक दिन रॉबर्ट अपने कमरे में कुछ पढ़ रहा था कि तभी जॉन उसके कमरे में भागते हुए आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। रॉबर्ट उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही जॉन बोल पड़ा, कैथरीन इज डेड रॉबर्ट। इसका मतलब था कैथरीन अब इस दुनिया में नहीं रही और ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। किसी तरह से रॉबर्ट ने उसको चुप करवाया और वो दोनों कैथरीन के कमरे में गए। वो अपने बिस्तर में शांत पड़ी थी। उसके गाल लाल हो गए थे, आंखें खुली हुई थी और होठों पर एक मुस्कान थी, मानो मरकर उसे कोई गहरा सुकून मिल गया हो। जॉन ने जल्दी से उसकी आंखों को बंद कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर उसकी बॉडी को एक कॉफिन में रखा और जैसे ही
उनके परिवार की प्रथा थी, उसी हिसाब से उन्होंने घर के पीछे ही कैथरीन को दफना दिया। जॉन के परिवार के बाकी लोग भी वहीं दफन थे। जॉन ने रॉबर्ट को बताया, अब बस मैं ही बचा हूँ रॉब। कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में सिर्फ एक आदमी ही अकेला बचता है, बाकी सारे के सारे मर जाते हैं। ये एक तरह का श्राप है। कैथरीन के मरने के बाद अब बस मैं ही बच गया हूँ। रॉबर्ट ये सुनकर दंग रह जाता है। उसने जॉन को सांत्वना दी और घर के अंदर ले गया। जॉन बहुत ही दुखी था। कैथरीन को मरे कई दिन बीत गए थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उस घर में अजीब सी बेचैनी छाती जा रही थी, जिसे न केवल जॉन बल्कि रॉबर्ट भी महसूस कर रहा था। खैर, उसने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कभी पियानो बजाकर तो कभी गाना गाकर वो जॉन का मनोरंजन करता रहता। फिर एक रात जब वो अपने कमरे में कुछ पढ़ रहा था, तब अचानक जॉन दौड़ते हुए उसके कमरे में आया और बोला, देखा तुमने? इस पर रॉबर्ट ने पूछा कि क्या देखा? तो इस पर जॉन ने कहा, जरा खिड़की के बाहर देखो। रॉबर्ट ने खिड़की से बाहर देखा। तालाब के आसपास एक अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी, जो हवेली को अपने गिरफ्त में ले रहे थे। इस पर रॉबर्ट ने कहा, ओह, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल है। जहाँ ऐसे तालाब कीचड़ वगैरह होता है ना, वहाँ कभी कभी ऐसी रोशनी हो जाती है। उसने जॉन को समझाया। जॉन बेहद डरा हुआ था और वो ये देखे जा रहा था। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा था। रॉबर्ट ने उसे शांत किया और उसे बोला, चलो मैं तुम्हें शेक्सपियर की एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और फिर वो उसे कहानी सुनाने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जो कुछ भी उस कहानी में हो रहा था, वो सब कुछ होने की आवाज़ उन्हें कमरे के बाहर से सुनाई दे रही थी। किसी औरत का चिल्लाना, किसी का भागना, गिरना, ये सब बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा था। रॉबर्ट हैरान हो गया। उसने किताब पढ़नी बंद कर दी। उसका ध्यान जॉन की तरफ गया। वो एक रॉकिंग आर्म चेयर पर बैठा था। उसका सर नीचे झुका था और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। रॉबर्ट उसके पास गया और कान लगाकर सुनने लगा कि वो क्या बोल रहा है। जॉन बोले जा रहा था, कैथरीन जिंदा है। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। उसे जिंदा दफन कर दिया। इतने दिन में वो मुझे आवाज़ दे रही थे अपनी कब्र से। बोलते बोलते वो रुक गया। उसने रॉबर्ट की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अभी वो इस बंद दरवाजे के पीछे खड़ी है। उसने जैसे ही ये बोला, वैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा जोरदार आवाज़ करता हुआ ज़मीन पर आ गिरा। उसके पीछे खड़ी थी कैथरीन, जिसने सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी थी जो खून से सनी थी। उसके हाथ और नाखून खून से सने हुए थे और मुंह से भी खून टपक रहा था, मानो कॉफिन खोलने के लिए उसने अपनी जान ही लगा दी हो। वो जोर से चिल्लाई और भागकर अपने भाई के ऊपर गिर पड़ी। हार्ट अटैक से जॉन वहीं ख़त्म हो गया। ऐसा भयानक दृश्य देखकर रॉबर्ट के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। तभी भयानक गर्जन करता हुआ वो घर अपने आप को गिराने लगा, मानो उसमें भूकंप आ गया हो। रॉबर्ट जल्दी जल्दी हवेली से बाहर निकला और पीछे मुड़ने पर ही उसे वो घर धराशायी होता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे ख़त्म हो चुका था डिसूजा ख़ानदान का पूरा परिवार और उसका आखिरी वारिस। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। क्या आपने कभी एक ऐसे हाईवे से सफ़र किया है जो दिन में तो गाड़ियों से भरा हुआ और रात में सुनसान
एक अलग सा खौफ लिए रहता है। लगभग सभी हाईवे तो ऐसे ही होते हैं। आए दिन हाईवे पर हादसे होते रहते हैं और कई सारे लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और इस तरह हर रोज शुरू होती है एक डर की कहानी। हमारे देश में कई सारे हाईवे प्रेत बाधित हैं, पर यह सच है जो मैं आज लेकर आया हूं, एक ऐसे हाईवे की कहानी। एक बार 7 दोस्त जो हैं रोहन, राजू, कमलेश, रोनी, श्याम, हितेश, तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और सभी दोस्त बहुत ही अच्छे घरानों के थे। वो सभी एक बार घूमने का प्लान बनाते हैं। रोहन जो एक नामी बिजनेसमैन का बेटा है, वो अपने नए 5 स्टार होटल के बारे में बताता है जो एक नेशनल हाईवे के किनारे बना है, पर वहां पहुंचने में 10 घंटे लगते थे क्योंकि वो नई ब्रांच दूसरे शहर में थी। तो वो सभी अपने अपने घरों से परमिशन लेकर उन्होंने एक छोटा प्लान बनाया कि हमको कॉलेज के रिसर्च के लिए दूसरे शहर में एक कॉलेज में जाना है, तो उन्हें आराम से परमिशन मिल जाएगी। और सभी ने घर में यही बताया और उन सबको परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के अगली रात 10 बजे उन्होंने निकलने की सोची। रोहन और उसके दोस्त सब गाड़ी में बैठकर आराम से मस्ती करते हुए निकले जा रहे थे और आगे जाकर वो एक ढाबे पर खाना खाते हैं और बियर भी पीते हैं और कुछ रास्ते के लिए भी रख लेते हैं। और वो उस ढाबे वाले से जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जो मेन हाईवे के बगल से जाता है और आगे जाकर हाईवे और वो दोनों एक हो जाते हैं। पर ढाबे वाले ने बताया कि वो जगह रात के लिए बहुत ही खतरनाक है और उस रास्ते में कहीं भी रुकना मत। वो सारे दोस्त एक साथ हंसते गाते निकल जाते हैं और ढाबे वाले की बात भूल गए। फिर गाड़ी से उतरकर बियर पीने लगे। वहाँ एक बोर्ड था जिस पर हाईवे तक की दूरी 5 किलोमीटर थी और वो सब फिर गाड़ी में बैठ गए और वो लगातार 1 घंटा चले तो फिर वही बोर्ड दिखा। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर वो वहीं आ गए जहाँ से चले थे। अब सब लोग एक ही रास्ते के बीचों बीच फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो गोल गोल घूमकर उसी जगह पर आ जा रहे थे। जब उन्होंने उस जगह के कई चक्कर काटे तो फिर वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू होते और एक जगह पर गाड़ी खराब हो गई। रोनी जो कि गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी चेक करने के लिए उतरा तो उसने बोनट खोला तो उसे बोनट में कुछ खराबी नहीं दिखी। पर उसने इस जंगल में मजाक करने की सूझी तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। और तभी हितेश ने देखा कि रोनी तो है ही नहीं। वो डर गया। उसे वो चेतावनी याद आई जो ढाबे वाले ने कही थी कि उस रास्ते पर कभी भी गाड़ी मत रोकना। और वो जोर से चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए और डर भी गए। सारे दोस्त नीचे उतर गए बस एक को छोड़कर। और तभी अचानक रोनी बाहर निकल आता है और सब लोग खुश हो जाते हैं, पर उनको नहीं पता थी कि उनकी खुशियों को एक शैतानी रूह की नज़र लग चुकी है। अब रोहन ने कहा, गाड़ी तो खराब हो गई है, अब चलो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। पर उनको क्या पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में थे। और सब दोस्त गाड़ी से अपना अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो लगातार चलते रहे तो रोहन ने कहा, अब मैं देखता हूँ मैप पर, लोकेशन चेक करता हूँ। पर वहाँ सिग्नल तो थे ही नहीं। सब दोस्तों ने अपने अपने मोबाइल चेक करें, किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं था। वो थक कर वहीं सड़क के किनारे लेट गए और धीरे धीरे उन सब की आंखें लग गई। तभी सबसे पहले रोनी की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका कोई भी दोस्त वहाँ नहीं है
और जंगल से रोनी को आवाज़ आ रही थी। तो वो उस आवाज़ के पीछे गया। उसने देखा कि एक सफ़ेद सा आदमी एक छोटी काली बिल्ली लेकर वहीं पर खड़ा है। वो बिल्ली बार बार रोए जा रही है और वो आदमी भी उसके साथ रो रहा है। और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और रोनी ज़ोर से चिल्लाने लगा। और उनके दोस्त रोहन और उसके बाकी दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रूहानी ताकत ने उसे कहीं गायब सा कर दिया था। अब उनका एक दोस्त उनसे जुदा हो चुका था। सब इस बात से डर गए और गाड़ी की तरफ भागने लगे, पर वो भाग नहीं पाए और ना ही उस हाईवे से कहीं आगे जा पाए। फिर सब एक साथ बैठ कर रहे थे, तभी एक काला साया आसमान में उड़ता हुआ दिखा और वो सबके ऊपर से बिल्कुल जंगल की तरफ गया। रोहन और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाए। तभी एक दोस्त ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड की सहायता से आत्माओं से संपर्क करने की बात कही, ताकि वो ये जान सकें कि आखिर इस आत्मा को चाहिए क्या। अब रोहन और उसके दोस्त ओइजा बोर्ड की सहायता से उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो एक गोल घेरा बना देते हैं और फिर ओइजा बोर्ड को लेकर उस गोल घेरे के बीच में बैठते हैं और आत्मा को बुलाते हैं। उन चारों के अलावा दो दोस्त जो इस शैतानी खेल से डर रहे थे, वो लोग इससे बाहर ही थे और वहीं पास ही में बैठे थे। तभी अचानक से हितेश को कुछ सुनाई दिया और उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि कोई भी उस जगह पर नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही है। और तभी एक जोरदार चीख रोहन को सुनाई दी और वो सब उस घेरे से बाहर आ गए और उस आवाज़ की ओर जाने लगे। तो उनको पीछे से आवाज़ आई, कहाँ तक बचकर जाओगे, ये मेरी दुनिया है, कोई भी नहीं बचेगा। और एक भयानक चीख के साथ हितेश को भी वो आत्मा अपने साथ ले गई। अब बस 5 दोस्त ही जिंदा थे। वो बहुत रोए और बहुत दुखी भी हुए। एक शैतान उनके साथ जैसे खेल खेल रहा था और उन्हें एक एक करके मौत के आगोश में ले रहा था। पर जब जान पर बन ही गई है तो क्यों ना सब अपना ही सोचें। रोहन को याद आया कि गाड़ी में चलकर देख लेते हैं, शायद हम लोग बच जाएं। इस उम्मीद में वो सभी गाड़ी की तरफ गए। काफ़ी चलने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी दिखी और वो लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़कर बैठ गए और थोड़ी कोशिश के बाद अचानक गाड़ी भी चल पड़ी और आगे जाकर उनकी गाड़ी हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। मगर इस बार कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि अब गाड़ी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो गाड़ी अपने आप ही चल रही है। हालांकि रोहन स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो गाड़ी उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। वो बस जैसे अपने आप ही चले जा रहे थे। 5 दोस्त डर के मारे सहमे हुए थे और बस चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए रहे, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज थी और वो लोग किसी भी कीमत पर गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे। गाड़ी यूं ही अपने आप ही चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने की तरफ एक झोपड़ी नजर आने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भूतिया हाईवे पर ये झोपड़ी कैसे है और इसमें कौन ही रहता होगा। तभी गाड़ी चलते चलते अचानक एकदम से उस झोपड़ी के सामने जाकर रुकी और गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। रोहन ने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी के दरवाजे बंद करे और वापस से गाड़ी को आगे बढ़ाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। मतलब कि जो भी वो शैतानी आत्मा थी, वो चाहती थी कि वो लोग इस जगह पर गाड़ी से नीचे उतरें। तो उन लोगों ने बेबस होकर ऐसा ही किया। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे और धीरे धीरे
उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि शायद उनको कोई मदद मिल जाए। वो लोग उस झोपड़ी के पास पहुंचे और रोहन ने जैसे ही दरवाज़ा पीटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि दरवाज़ा एकदम से खुला। झोपड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रोहन ने अपने मोबाइल को निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनको रगों में दौड़ता खून जैसे पानी सा हो गया और ठहर सा गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर रोनी और हितेश की लाश पड़ी हुई थी। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। शरीर का हर अंग बिल्कुल अलग था, कहीं सिर तो कहीं पैर। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे और आखिर ये कर कौन रहा है। वो लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनको एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो लोग वहीं पर बैठ गए। वो लोग वहां बैठे अपना सिर पकड़कर रोए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उनके दो दोस्त उनके सामने बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। तभी अचानक से उन सभी के सिर के ऊपर वही बड़ा सा काला साया मंडराने लगा और उन सभी की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह न्यूज़ थी, शराब के नशे में 7 लोगों की गई जान। ढाबे वाले ने न्यूज़ पढ़ी तो उन 7 दोस्तों की याद आई। ढाबे वाले ने समाचार सुन अपने मन ही मन में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि रात के समय उस हाईवे पर मत जाना, मगर मेरी सुनी ही नहीं इन्होंने। मैंने कहा था कि वो श्रापित हाईवे है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।